Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about last topic of Unit 3, that is Unit number 3.7, Subject Contacts and Accounts. According to JUT syllabus, Diploma 6 semester Civil Engineering Department. ठीक है, JUT सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का आखिरी टॉपिक जिसमें यह डिस्कस करना है कौन कौन टॉपिक पे, सबमिशन ऑफ फिलिंग टेंडर, ओपनिंग ऑफ टेंडर, स्क्रूटनी ऑफ टेंडर एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में। क्योंकि पहला टॉपिक का डिस्कस यूनिट नंबर 3.6 में किया जा चुका है और ये बचा हुआ पार्ट जो है ये 3.7 का पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रिमेनिंग जो 4 यूनिट बचे हुए हैं उस सब का भी वीडियो आपको यूनिट वाइज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है सबमिशन ऑफ फील्ड टेंडर। टेंडर को सबमिट करेंगे उसके लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर टेंडर ऑन और बिफोर द डेट एंड टाइम मेंशन बाय डिपार्टमेंट अथॉरिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को जो टेंडर होता है या तो समय से पहले या जो डेट दिया गया है आखिरी दिन तक उसे सबमिट करना होता है, जो कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसको, यानी कि अगर आपको डेट दिया है कि 14 मार्च तक टेंडर जमा करना है तो आप 15 मार्च को नहीं उसे सबमिट करें, 14 से पहले या 14 तक उसे जमा करना नेसेसरी होगा। तो पहला पॉइंट तो यही है आपको, तो जो कि इसके बारे में तो सभी जानते हैं, जो फॉर्म अगर आता है तो लास्ट डेट से पहले ही उसको लोग सबमिट कर देते हैं। ठीक है, टेंडर इज सबमिटेड इन इन्वेलप मार्क एज 1 and 2, और भी होते हैं 3 भी हैं 4 भी हैं। ठीक है, तो टेंडर जो सबमिट होगा वो 3-4 तरह के इन्वेलप में होते हैं। कौन कौन इन्वेलप में क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इन्वेलप नंबर 1, इट कंटेन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी के बारे में इन द फॉर्म इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ इन्विटेशन टू टेंडर। पहला इन्वेलप जो होगा जिसमें ईएमडी होगा यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो कि 1 से 2% होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का, तो वो इसमें मेंशन रहता है। तो टेंडर जब खोला जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है यही कि ईएमडी उसमें अटैच है कि नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो नेक्स्ट इन्वेलप में होता है। तो ठीक है, तो इन्वेलप नंबर 1 में क्या होगा, ईएमडी होगा। ठीक है, इन द फॉर्म के साथ में इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ इन्विटेशन टू द टेंडर, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि टेंडर आपने फिल किया है वो इसके लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप ईएमडी उसमें इंक्लूड करते हैं तब। अगर ईएमडी इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहीं से टेंडर आपका इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड इन्वेलप का। सेकंड इन्वेलप में देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। कौन कौन डॉक्यूमेंट है, इट कंटेन इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि इनकम टैक्स आपका कुछ बकाया नहीं है उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक का कोई ड्यूज नहीं है, कोई कर्ज नहीं है उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ टेक्निकल पर्सन अवेलेबल विथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो टेक्निकल पर्सन है उसका डिटेल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्टर अगर सिविल इंजीनियर को हायर किया है तो उसका एक्सपीरियंस कितना है और क्या उसका डिग्री है, बीटेक का है कि एमटेक का है कि पीएचडी किया है और कितने साल का अनुभव रहा है, तो उसके बारे में डिटेल्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, लिस्ट ऑफ वर्क सिमिलर नेचर एंड मैग्नीट्यूड कैरिड आउट बाय टेंडर, वह काम के बारे में जिक्र रहता है, उसका लिस्ट रहता है जो कि उसका मैग्नीट्यूड और उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा काम है और उसके बारे में मेंशन रहता है उसमें। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल, कौन कौन से मशीनरी आपके पास अवेलेबल हैं और कौन से अवेलेबल नहीं हैं जो आप परचेज करने वाले हैं या फिर उसे रेंट पर मंगाने वाले हैं कंस्ट्रक्शन काम या जिसके लिए आपने टेंडर अप्लाई किया है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास उसका अपना तो नॉर्मल टूल्स तो होते ही हैं जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उसके अलावा क्या ट्रांजिट मिक्सचर है या नहीं है, कंक्रीट कंक्रीट को मिक्स करने वाला और कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने वाला, दो अलग अलग होते हैं, कंक्रीट मिक्सचर अलग, ट्रांजिट मिक्सचर अलग होते हैं। ठीक है, अगर वो है एक्सकवेशन मशीन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब मशीनरी है, अगर अवेलेबल है तो उसके बारे में लिखना है, नहीं अवेलेबल है तो लिखना होता है कि इसे रेंट पर हम मंगाएंगे, तो उसका भी यहाँ पर मेंशन करना होता है। एंड उसके बाद 7 पॉइंट है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वर्क
इन हैंड एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। ठीक है, तो टाइम के बारे में भी आपको मेंशन करना होगा और कंप्लीट डिटेल ऑफ वर्क के बारे में भी मेंशन करना होगा जब टेंडर को सबमिट कर रहे होते हैं। डिटेल्स अबाउट फॉर्म के बारे में डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। एंड कवरिंग लेटर टू टेंडर, और लास्ट में एक कवरिंग लेटर होगा जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट उसमें होंगे, इसमें कवर किया रहेगा। इन्वेलप 1 में क्या होता है, EMD, ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उसमें अटैच है कि नहीं, और सेकेंड में क्या है, तो सारा डॉक्यूमेंट है। अगर एक लाइन में बात करें तो पहला टेंडर में पहला इन्वेलप में क्या होता है, EMD होता है। दूसरा में होता है क्या, दूसरा में उसका डॉक्यूमेंट होता है। तीसरा जो इन्वेलप होगा, दिस इन्वेलप कंटेन द प्राइस टेंडर फॉर्म। ठीक है, टेंडर फॉर्म का जो प्राइस होता है, कितना उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कितना उसने सबमिट किया हुआ है, उसके बारे में ये मेंशन होता है इस इन्वेलप फॉर्म में। दिस इन्वेलप कंटेन द प्राइस टेंडर फॉर्म, टेंडर फॉर्म का जो प्राइस होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेलप जो होगा उसमें मेंशन होगा इट कंटेन ऑल अबव 3 इन्वेलप। चौथा इन्वेलप में जितना ऊपर 3 इन्वेलप था, पहला इन्वेलप किसके लिए, EMD के लिए, दूसरा इन्वेलप डॉक्यूमेंट के लिए, और तीसरा इन्वेलप जो होगा टेंडर का प्राइस फॉर्म जो होगा, टेंडर का जो अपना फॉर्म है, एक आपका फॉर्म अलग से मिलेगा जिसमें इन शॉर्ट सारा डिटेल्स भरना होता है। ठीक है, तो प्राइस टेंडर फॉर्म के बारे में होता है, तो वो इन्वेलप 3 में होगा, और तीनों इन्वेलप को एक चौथे इन्वेलप में डालना होता है जिसको कहा जाएगा इन्वेलप नंबर 4। इट कंटेन्स ऑल अबव 3 इन्वेलप एंड इट प्रॉपरली सील्ड एंड क्लोज्ड ऑन आउटसाइड फेस। ठीक है, उसको सील कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम और कॉन्ट्रैक्टर का नाम जो है इन्वेलप के टॉप पे ऊपर में लिखा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि इन टेंडर को सबमिट करने का क्या प्रोसेस होता है। 4 इन्वेलप में होते हैं। तो टेंडर जब ओपन होगा तो सबसे पहले कौन सा इन्वेलप खोला जाता है, चौथा इन्वेलप खोला जाता है। ठीक है, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टेंडर को जब ओपनिंग ऑफ द टेंडर होता है तो उस समय सबसे पहले कौन सा इन्वेलप ओपन करते हैं। तो अगर नहीं जानते होंगे तो लोग इन्वेलप नंबर 1 टिक लगाते हैं, लेकिन इन्वेलप नंबर 1 नहीं किया जाता। पहले सबसे पहले इन्वेलप नंबर 4 को ओपन किया जाता है, इसके बाद सीधे इन्वेलप नंबर 1 देखा जाता है, तब 2 देखा जाता है, तब 3 देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सीरियल होता है, क्योंकि चौथे में ही तो सारा इन्वेलप रहेगा। तो चौथा को खोलेंगे तब जाकर पहला देखते हैं EMD है कि नहीं, तब दूसरा देखते हैं कि वहाँ इसमें डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तब तीसरा देखेंगे कि टेंडर फॉर्म जिसने खरीदा हुआ परचेज किया हुआ वो इसमें है कि नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट रहा या ऐसा लगा कि इनकम्प्लीट है तो उसी समय टेंडर को इनवैलिड कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे प्रोसीजर का। आगे प्रोसीजर जो होते हैं इसमें, टेंडर्स आर ओपनड ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन इन द टेंडर नोटिस एंड फॉलोइंग प्रोसेस टू बी डन। टेंडर का जिस दिन ओपनिंग का डेट होगा उस दिन टेंडर को खोला जाएगा, और कुछ प्रोसीजर होते हैं इसमें। क्या क्या प्रोसीजर है, द ऑफिसर ओपनिंग टेंडर शुड एंटर द टोटल नंबर ऑफ टेंडर रिसीव इन द रजिस्टर ऑफ टेंडर फॉर्म। जो ऑफिसर टेंडर को खोलने वाले होते हैं उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में वो मेंशन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टेंडर उनके पास में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कहाँ से हैं उनके बारे में वो मेंशन करता है अपने रजिस्टर में। ठीक है, ऑफिसर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और देयर रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द टेंडर। उसके बाद रजिस्टर के दूसरे पेज में उसने ये मेंशन करना होता है कि टेंडर ओपनिंग करते समय जो रिप्रेजेंटेटिव है टेंडर के, जैसे टेंडर नंबर 1 जो है इसके लिए टेंडर का खुद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑनर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है खुद नहीं प्रेजेंट है, उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है तो उसके बारे में भी ये मेंशन करेगा कि टेंडर नंबर 1 के लिए कॉन्ट्रैक्टर प्रेजेंट नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब कहने का कि टेंडर ओपन करते समय वहाँ पर टेंडर का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई एब्सेंट रहेगा और उसके एब्सेंस में टेंडर ही ओपन किया जाएगा, उस केस में टेंडर को इनवैलिड कर दिया जाता है। और वैसे भी जिस कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर फिल किया होता है, ठीक है, वो वहाँ पर मौजूद रहता ही रहता है। अगर नहीं रहा तब की ये बात है। तीसरा पॉइंट है, टेंडर्स आर ओपन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। टेंडर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ओपन किया जाता है। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका है, क्या वर्क के नाम का है? जी नहीं, वर्क का नाम तो सबके लिए सेम रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर का नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग टेंडर को खोला जाएगा। जिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम सबसे आगे में होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा, उसके लिए ओपन किया जाएगा और सारा प्रोसीजर उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, इन्वेलप 1 इज़ ओपन फर्स्ट टू चेक EMD। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है इन्वेलप 1 पहले खोला जाएगा EMD चेक करने के लिए।
अगर यहाँ पर चेक ईएमडी शब्द नहीं लिखा होता तो इन्वेलप 1 नहीं इन्वेलप 4 होता यहाँ पर कि फर्स्टली कौन सा इन्वेलप खोला जाता है, लेकिन यहाँ पर चेक ईएमडी की बात किया है। तो अगर पूछा क्वेश्चन आपसे कि ईएमडी चेक करने के लिए सबसे पहले कौन सा इन्वेलप खोलते हैं, तब उसका आपका आंसर होगा कौन सा, इन्वेलप नंबर 1। अगर सिर्फ ये पूछे कि ओपनिंग द टेंडर ओपनिंग के प्रोसीजर में सबसे पहले टेंडर कौन सा ओपन करते हैं, तो वहाँ पर होगा इन्वेलप नंबर 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला पॉइंट है आफ्टर दिस इन्वेलप 2 इज ओपन, इसके बाद इन्वेलप 2 को ओपन किया जाता है टू चेक द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आर सबमिटेड और नॉट। ठीक है, इसके बाद इन्वेलप नंबर 2 को देखा जाता है कि इसने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है कि नहीं किया है। अगर सबमिट नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट इनसे मिस होगा या फिर ऐसा लगे कि डॉक्यूमेंट के साथ में मैनिपुलेट किया गया है, तो उसी समय टेंडर को उसको इनवैलिड करार दे दिया जाता है। नेक्स्ट है लास्टली इन्वेलप नंबर 3 इज ओपन एंड रेट कोटेड बाय टेंडर is read loudly so that everyone should know the rate quoted by contractor। उसके बाद इन्वेलप नंबर 3 को खोला जाता है और सबको रेट बताया जाता है, जिससे सबको पता चले कि कौन सा रेट ज़्यादा है, किसने कितना रेट भरा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर देख रहे हैं, तो उनको ये भली भांति बात ये पता होगी कि कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पर बैठे रहते हैं वहाँ पर ये सभी प्रोसीजर ऐसे ही होते हैं। यानी कि जब टेंडर खुलता है तो सबको पता चलता है कि एक्स ने कितना रुपये का टेंडर भरा था, वाई ने कितना का भरा और जेड ने कितना का भरा है। तो सबको एक्स को वाई जेड के बारे में मालूम चलता है और वाई को एक्स जेड के बारे में मालूम चलता है, जेड को एक्स वाई के बारे में मालूम चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी के अब्सेंस में टेंडर नहीं खोला जाता है। क्लियर है, उम्मीद है इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल स्क्रूटनी ऑफ टेंडर। टेंडर का स्क्रूटनी करते समय कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है जो स्क्रूटनी करने वाले ऑफिसर हैं उनके द्वारा। क्या क्या है, द टेंडर विच आर फार बिलो द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कि किसी काम का, अगर किसी काम का माने कि कोई फ्लाईओवर बनाने वाला है और 200 करोड़ का अगर उसका प्रोजेक्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और टेंडर इसने भर दिया कि हम 10 लाख में बना लेंगे। ठीक है, तो इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, प्राइस में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट को है हम 10 लाख में बना देंगे, तो ये तो मतलब या तो काम नहीं करेगा या फिर ये काम को डिले करने वाला ही तो होना तो है नहीं। तो ये ऐसा कंडीशन होता है तो उस टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सेकेंड है ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ टेंडर रिसीव्ड विद द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट चेक टुवार्ड्स अर्नेस्ट मनी शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट मनी के टर्म में, अर्नेस्ट मनी जो होता है ईएमडी जो 1 से 2% होता है, उसके लिए उसमें चेक होना जरूरी है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का, अदरवाइज वो टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ एनी रेट कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट क्लियर और डाउटफुल। अगर टेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा फिल किया गया है उसका रेट अगर क्लियर नहीं है और डाउटफुल है या ऐसा लगा कि मैनिपुलेट किया गया है, तो उसी समय उस टेंडर को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्सन स्क्रूटनाइजिंग द टेंडर शैल रीड आउट द रेट कोटेड इन टेंडर टू द टेंडर देयर एजेंट हु आर प्रेजेंट। तो जो स्क्रूटनी करने वाले ऑफिसर हैं वो रीड करते हैं जो कोट किया गया है, जो रेट भरा गया है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर में। ठीक है, टू द टेंडर और देयर एजेंट्स हु आर प्रेजेंट, जिसके जो टेंडर का जो एजेंट प्रेजेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, उसके सामने ये फिर से बोला जाता है कि इन्होंने इतना रेट इसके लिए फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, जो टेंडर वाले जो स्क्रूटनी करने वाले ऑफिसर हैं उनके लिए कि उनको माइंड में कौन कौन से पॉइंट रखने होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कंपेयर करे ऐसा स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ये स्टेटमेंट ये ऑफिसर द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, यहाँ पर रेट कोटेड होगा कितना रेट भरा है, और यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। तो इस सब के लिए एक तैयार किया जाता है फॉर्मेट जिसमें कंपेयर किया जा सके, और जो रिसीव होने लायक रहेगा उसको फिर टेंडर को पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टेंडर इज अवार्डेड टू कॉन्ट्रैक्टर हु कोटेस्ट लोवेस्ट अमाउंट, इसमें जिसका अमाउंट लोवेस्ट होता है उसको ही काम दिया जाता है। देखिए शुरू में हमने बताया था अगर बहुत लो है, जैसे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इसने कहा कि हम 10 लाख में बना देंगे, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में ये बात तो आया होगा कि सर तो बोले कि जो लोएस्ट प्राइस होता है उसको तो हटा दिया जाता है। हमने लोएस्ट प्राइस नहीं कहा, इसका लोएस्ट प्राइस नहीं,
फार बिलो, अगर इसमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है तब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई किसी ने कहा कि हमने 180 करोड़ में बनाएंगे, किसी ने कहा कि 170 करोड़ में बनाएंगे, किसी ने कहा कि 190 करोड़ में बनाएंगे। ठीक है, तो 170 वाला को यहाँ पर फिर इसका टेंडर को एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस लोवेस्ट है और इसी के आसपास में है जो और भी लोग इसने टेंडर फिल किए हुए हैं। ठीक है, तो जिसका लोवेस्ट अमाउंट होता है उसको अवार्ड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि ठीक है हमारा टेंडर सेलेक्ट हो गया, तो वो एक्सेप्ट करता है। ए वर्क ऑर्डर इज इशूड टू स्टार्ट द वर्क, काम को शुरू करने के लिए वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है कि काम आपको यहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू सबमिट स्क्रूटनी डिपॉजिट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वर्क, काम शुरू होने से पहले इसको स्क्रूटनी सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको पे करना होता है, जो कि कितना होता है 5 से 10% होता है। और इस 5 से 10% में जो EMD उसने दिया हुआ है वो भी इसमें ऐड होता है। सपोज EMD इसने 1% दिया हुआ है तो रिमेनिंग का 4 से 10%, ठीक है, रिमेनिंग इसको 4 से 10% के बीच में उसके वैल्यू को और भी देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कैसा है और जो इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे उनके बनाए हुए नियम के अनुसार ये वेरी करता है। किसी के लिए 6% होता है, किसी के लिए 7% होता है, किसी के लिए 8% भी होता है। तो जितना भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिमांड करेगा उसमें से जो EMD दिया हुआ है उसको माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट उसको डिपॉजिट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। ये इसलिए किया जाता है कि काम छोड़ के ये भागे नहीं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये रिफंडेड होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये जब्त भी होता है, कब जब्त होगा? जब सेटिस्फैक्शन वाला काम नहीं करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए हुए, टेंडर में मेंशन किए हुए जो भी पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किए हैं तब। तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ें क्लियर हुआ होगा और आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर, यूनिट नंबर 3। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।